हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पार्ट 2 के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस या फिर इसको ओडी इंटरवेंशंस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर प्लस स्ट्रक्चर में परिवर्तन करती है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो डेवलपमेंट होता है वो प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कल्चर प्लस स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रही हो, या फिर जो उसमें एम्प्लॉय हैं वो ढंग का काम नहीं कर रहे हों, या जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है वो काम छोड़ के चले जा रहे हों, या एम्प्लॉय के बीच में जो आपसी संबंध है वो ठीक नहीं चल रहा हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कल्चर प्लस स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है और इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहते हैं। और जिसके थ्रू करता है, जिस तरीके से करता है, उसी को हम ओडी इंटरवेंशंस कहते हैं। तो ओडी इंटरवेंशंस क्या है, एक ऐसा टेक्निक या इसको एक्टिविटी कह सकते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कमियां हैं उसको हम दूर कर सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके। ओडी इंटरवेंशंस दो तरीके के होते हैं। पहला है बिहेवियरल इंटरवेंशंस और दूसरा होता है नॉन बिहेवियरल इंटरवेंशंस। तो जो बिहेवियरल इंटरवेंशंस होता है वो स्टाफ के बिहेवियर में परिवर्तन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन 7 तरीके के होते हैं। पहला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, दूसरा होता है सर्वे फीडबैक, तीसरा है 360 फीडबैक, चौथा है प्रोसेस कंसल्टेशन, पांचवा है ग्रिड ट्रेनिंग, छठवां है टीम बिल्डिंग और आखिरी है रोल प्लेइंग। सबसे पहले दिया गया है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ टी का मतलब है ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को सबसे पहले यूएसए में 1946 में स्टार्ट किया गया था और अमेरिका में एक जगह है न्यू ब्रिटेन, वहाँ पे स्टेट टीचर कॉलेज के अंतर्गत इसको यूज किया गया था। और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की इंटरपर्सनल रिलेशंस यानी आपसी संबंध को बेहतर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंतर्गत एम्प्लॉयज को स्मॉल ग्रुप्स के अंतर्गत डिवाइड कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि वो खुल के इंटरेक्शंस करें, ताकि वो उनको खुद के बिहेवियर के बारे में और दूसरों के बिहेवियर के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। और इस प्रोसेस के अंतर्गत एम्प्लॉयज के अंदर कुछ एडिशनल नॉलेज आता है और कुछ स्किल्स आती हैं, क्योंकि उनको खुद के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं और दूसरों के बारे में भी कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें हर एक ग्रुप में कम से कम 8 से 12 मेंबर्स होते हैं, जो कि अपने वर्क प्लेस से हट के एक सेमिनार रूम में आते हैं डिस्कशन के लिए। और ये ग्रुप जनरली 3 तरीके का हो सकता है। पहला होता है स्ट्रेंजर लैब ग्रुप, दूसरा होता है कजिन लैब ग्रुप और तीसरा होता है फैमिली लैब ग्रुप। पहला है स्ट्रेंजर लैब ग्रुप। स्ट्रेंजर लैब ग्रुप के अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, इसीलिए वो टोटली स्ट्रेंजर होते हैं, यानी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। दूसरा होता है कजिन लैब ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत जो भी मेंबर्स होंगे वो सेम ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, और हो सकता है कि वो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या हो सकता है कि बिल्कुल भी ना जानते हो। तो ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, उनको कजिन लैब ग्रुप कहते हैं। अगला ग्रुप है फैमिली लैब ग्रुप। इसके अंतर्गत जो भी मेंबर होते हैं वो सेम डिपार्टमेंट से होते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब सेम डिपार्टमेंट से होंगे और वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टी ग्रुप मेंबर्स को हमेशा इंकरेज किया जाता है कि वो खुल के अपनी बातों को रखें और जो भी उनके ओपिनियंस है या कमेंट है, जैसा उनको लगता है वो उस ग्रुप में अपनी बातों को रखें। और इसमें जो इन्वायरमेंट होता है वो इनफॉर्मल होता है। इस कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी किसी का भी स्टेटस नहीं होगा, कोई अथॉरिटी बैरियर्स नहीं होगा, यानी कोई सुपीरियर ग्रुप में नहीं होगा, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा। तो सभी लोग इक्वल होते हैं, इसीलिए वो खुल के अपनी बातों को रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी डिस्कशन हो रहा होता है उसको एक या दो लोग ऑब्जर्व करते हैं और इन्हीं को हम फैसिलिटेटर कहते हैं, जो कि इन सारे इंटरेक्शंस को क्या है क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेडी बाकी लोगों के इंटरेक्शंस को गौर से सुन रही है तो इसको हम फैसिलिटेटर कहेंगे।
नेक्स्ट है सर्वे फीडबैक। ये सबसे पॉपुलर ओडी इंटरवेंशनों में से एक है और इसको दिया है कर्ट लेविस ने। सर्वे फीडबैक के अंतर्गत सर्वे में, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वे मतलब सर्वेक्षण, हालांकि ये ट्रेडिशनल सर्वे से अलग होता है, लेकिन सर्वेक्षण में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जो क्वेश्चनर्स होते हैं, वो डेवलप किया है ISR ने, यानी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, USA ने। तो सर्वे फीडबैक क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिचुएशन करंट में चल रही होती है उससे रिलेटेड सर्वे किया जाता है। और ये सर्वे किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के थ्रू, यानी पहले से ही जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी सिचुएशन चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पता करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय होते हैं या जिस डिपार्टमेंट या पूरे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी उनको डेटा लेना होता है वो उनसे लेते हैं। बाद में जो भी रिजल्ट होता है वो वापस से उन एम्प्लॉय को दे दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में जो भी सिचुएशन है उनको बेहतर कर सकें। ट्रेडिशनल एटीट्यूड सर्वे और सर्वे फीडबैक में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने आपको कहा कि सर्वे फीडबैक के अंतर्गत जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और उसका विश्लेषण होगा, समराइज्ड होगा और वापस से उन्हीं एम्प्लॉय को वो जो डेटा है, जो रिजल्ट है, वो दे दिया जाएगा ताकि वो फ्यूचर में जो भी एक्शन प्लान है वो बना सकें। लेकिन ट्रेडिशनल सर्वे के अंतर्गत हो सकता है कि जो डेटा बनाया गया है, जो रिजल्ट आया है, वो रिटर्न किया भी जा सकता है और रिटर्न नहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 360 डिग्री फीडबैक। ये मॉडिफाइड वर्जन है सर्वे फीडबैक का। 360 फीडबैक का मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय है तो उसके चारों तरफ जितने लोग होंगे उन सभी का फीडबैक उसको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर एक्स एम्प्लॉय हैं तो उनके जो सुपीरियर हैं उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा, उनकी कमियों के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में। उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे पूछा जाएगा, उनके जो पीयर्स हैं उनसे पूछा जाएगा, उनके बारे में जो साथी हैं उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा। तो 360 डिग्री फीडबैक के अंतर्गत, तो 360 डिग्री फीडबैक एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे फीडबैक एक एम्प्लॉय के सुपीरियर से पीयर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ लिया जाता है ताकि उसकी कमियों के बारे में हमको पता चल सके और फ्यूचर में हम उसको गाइड कर सके कि उन कमियों को वो कैसे दूर करके एक इफेक्टिव पर्सन बन सकता है। 360 फीडबैक से हमको ये पता चलता है कि एक पर्सन के बारे में दूसरे क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। नेक्स्ट दिया है 360 फीडबैक के अंतर्गत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि जनरली 1 वीक का होता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फीडबैक दिया जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। और ये जो फीडबैक है वो उन्हीं के सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स या फिर पीयर्स से दिया जा सकता है। 360 फीडबैक मोस्टली नेगेटिव साइड जो होता है बिहेवियरल अप्रोच का, उस पर ज़्यादा जोर देता है। इसका मतलब नेगेटिव साइड का मतलब क्या है? वीकनेसेस। एक एम्प्लॉय की जो वीकनेसेस हैं इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि उसकी कमियों को पता करके उसको हम दूर कर सकें। एक एग्जांपल समझते हैं। 360 फीडबैक से ये पता चला है कि एक एग्जीक्यूटिव जो है उसको उसके जो फेलो कलीग हैं बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जबकि जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ही अच्छा है और दिल का बहुत साफ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे दूसरों से उसको बात करना चाहिए और इसी वजह से वो क्या है, अनपॉपुलर हो गया है अपने साथी और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो 360 डिग्री फीडबैक से हमको ये पता चलता है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल अगर वो सीख ले तो हो सकता है फ्यूचर में वो एक पॉपुलर एग्जीक्यूटिव बन सके। तो 360 डिग्री फीडबैक का ये एक एडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोसेस कंसल्टेशन। प्रोसेस कंसल्टेशन के अंतर्गत एक आउटसाइड कंसल्टेंट होगा, यानी एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट आएगा और जो भी ह्यूमन प्रोसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से काम होता है उसको वो रिव्यू करेगा, क्रिटिकल रिव्यू करेगा और बताएगा कि कैसे उसको हम और बेहतर बना सकते हैं और मैनेजमेंट को भी कुछ सजेशन देगा ताकि वो इम्प्रूवमेंट प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। याद रखिएगा कभी कभी प्रोसेस कंसल्टेशन को शॉर्ट में PC भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड ट्रेनिंग। ग्रिड ट्रेनिंग बेस्ड है मैनेजरियल ग्रिड पे, या जिसको हम लीडरशिप ग्रिड के नाम से भी जानते हैं और जो कि थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत आता है। और ग्रिड ट्रेनिंग जो कि थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत आता है उसको प्रोपाउंड किया रॉबर्ट ब्लैक और
जेएस माउंटेन ने। ये थ्योरी ये कहती है कि जो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है वो क्या है, टीम मैनेजमेंट स्टाइल, या इसको 9 and 9 स्टाइल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल होता है। इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ग्रिड ट्रेनिंग क्या है, एक ओडी इंटरवेंशंस है जो कि एक इंडिविजुअल्स, ग्रुप और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है कि वो साथ साथ डेवलप करें, इस तरीके से डेवलप करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉय दोनों पे इक्वली इम्पोर्टेंस दे सके। दूसरे शब्दों में हम ये कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट तो करना चाहती है लेकिन टीम मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल्स के थ्रू, यानी सभी का डेवलपमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग। कभी कभी आपसे एग्जाम में टीम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और 1993 में कैट्जेनबैक और डगलस के स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है विजडम ऑफ टीम क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस। इस बुक में टीम की डेफिनेशन लिखी गई। तो जनरली टीम में क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं और उसमें जो लोग होते हैं उनके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होता है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग स्किल्स होते हैं। वो सब क्या है, कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और वो सभी साथ में अकाउंटेबल होते हैं जो भी चीज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में क्या कुछ लोग होते हैं और सभी लोगों के पास अलग अलग स्किल होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है, और सभी के सभी क्या है, कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, यानी मैच जीतने के लिए काम करते हैं। तो इसी तरीके से सारे लोग साथ में परफॉर्म करते हैं ताकि गोल अचीव हो सके, और फाइनली जो गोल अचीव हो जाता है तो वो सारे के सारे अकाउंटेबल होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर टीम जीती है तो कोई एक की वजह से जीती है। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जब गोल अचीव हो जाता है तो भी सभी लोग अकाउंटेबल होते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो भी सभी लोग अकाउंटेबल हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट दिया गया है टीम का खुद का एक लाइफ साइकिल होता है, और इन लाइफ साइकिल को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहला स्टेज है फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, तीसरा है नॉर्मिंग, चौथा है परफॉर्मिंग और आखिरी है एडजर्निंग। पहला है फॉर्मिंग। तो जब एक टीम बनती है तो उसको हम फॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, मतलब स्टार्टिंग होती है एक दूसरे को जानने पहचानने की। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो फ्रीली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और इस कंडीशन में होते हैं कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें। थर्ड स्टेज होता है नॉर्मिंग। इसके अंतर्गत एक हेक्टिक जो इंटरेक्शंस होता है वो समाप्त हो जाता है, और जो भी इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है वो एक दूसरे को वो खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज को हम नॉर्मिंग कहते हैं। आखिरी है परफॉर्मिंग। इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो जब रिक्वायरमेंट होती है, जब ज़रूरत है तभी वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस स्टेज को हम परफॉर्मिंग स्टेज कहेंगे। नेक्स्ट है एडजर्निंग। जब टीम जो होती है वो कोई जॉब या टेन्योर जो होती है, कार्यकाल जॉब का या फिर जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये जो टीम है ख़त्म हो जाती है, जिसको हम एडजर्न कहते हैं। नेक्स्ट दिया है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या है, एक ओडी टेक्निक है जिसके थ्रू पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनके स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि वो दूसरे को अच्छे तरीके से समझे और उनसे अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से डील करें। रोल प्लेइंग एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रोल प्लेइंग क्या है। बेसिकली रोल प्लेइंग क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर रोल दे दिया जाता है। जैसे अगर ट्रेड यूनियन लीडर है तो उसको एक मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाएगा, और अगर एक मैनेजर है तो उसको ट्रेड यूनियन लीडर्स का पोस्ट दे दिया जाएगा कि आप अगर इसके जगह पे होते तो किस तरीके से काम करते हैं। तो रोल प्लेइंग टेक्निक के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनको एक रोल असाइन कर दिया जाता है जो कि एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन होता है। ये रियल सिचुएशन नहीं होता है और इसको ही हम रोल प्लेइंग कहते हैं। थैंक यू।